हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके स्टडी प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, केमिस्ट्री का हम लोग 3 चैप्टर पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आपने केमिस्ट्री का वो 3 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उन तीनों चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट्स के द्वारा ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये पीडीएफ के रूप में आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हुए चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर कहने का तो एक ही है, लेकिन इसमें 2 पोर्शन है, प्रकाश का प्रवर्तन और फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, चलिए आराम से समझते हुए चलते हैं इस चैप्टर को, तो फिर हम लोग को आसानी हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो है, यहाँ पे देखिए, तो प्रकाश के बारे में है कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के कारण ही हम लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये प्रकाश स्रोत जो है वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया क्या? मानव निर्मित, है ना। तो प्रकृति में को क्या हो जाएगा? जिसको आदमी सब नहीं बनाया है, यानी कि मनुष्य इसका निर्माण नहीं किया है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, लेकिन सूर्य को आदमी नहीं बनाया है, और तारे से भी प्रकाश निकलता है, इसको भी आदमी नहीं बनाया है। उसके बाद आता है मानव निर्मित स्रोत, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। जैसे कि जलता हुआ बल्ब देखते हैं या फिर ट्यूब लाइट देखते हैं, इससे भी क्या आता है? प्रकाश आता है। मतलब बोल सकते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश है यह। ठीक है, मोमबत्ती भी क्या है? इसको मानव बनाया है, इससे भी प्रकाश आता है जलाने पर, तो यह भी क्या हो गया? तो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हो गए। इसी प्रकार लैंप हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, ठीक है, दिया हो जाएगा, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है ना। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकाश आखिर बना कैसे? तो प्रकाश जो बना वो किसी न किसी ऊर्जा से बना। जैसे कि अगर हम लोग लैंटेन को जलाते हैं या फिर लैंप को जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है। तो वहाँ देखेंगे तो हम लोग तेल को जलाते हैं, उसमें मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल जो रहता है उसको हम जलाते हैं, और जलाने पर जो है वह क्या हो जाता है कि तेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, और इससे प्रकाश जलने लगता है। तो प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। इस तरह से बिजली का बल्ब में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो इससे बस साबित हो गया कि प्रकाश भी क्या है? तो एक प्रकार का ऊर्जा ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलेंगे? तो जिससे प्रकाश निकलता रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। यानी कि जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, उस तरह से क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए क्या बोलेंगे कि वैसे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस वस्तु कहलाती है। जैसे कि टेबल से प्रकाश नहीं निकलता है, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, इन सब से प्रकाश नहीं निकलता है, तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को जो है देखते कैसे है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, हम लोग एक टॉर्च ले ली है। ठीक है, एक टॉर्च है हमारा, और टॉर्च से क्या निकल रहा है? तो प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, प्रकाश निकल रहा है, और यहाँ पे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु है, यानी कि चलिए दीवार ही है मान के चलते हैं। ठीक है, जब ये अंधेरा था तो ये दीवार जो है दिख नहीं रहा था, है ना, लेकिन जैसे ही टॉर्च का लाइट इस पर पड़ेगा तो दीवार जो है वो दिखने लगती है। कैसे? तो होता क्या है, देखिए अगर यहाँ पे कोई भी मनुष्य का आँख यहाँ पे है, ठीक है, मनुष्य का अगर आँख है यहाँ पे, तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है ना किसी वस्तु से जब टकराती है ना, और टकरा करके फिर मनुष्य के आंखों तक पहुंचती है, तभी हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं, वरना हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है किसी वस्तु से टकरा करके फिर हमारी आंखों तक आता है तो हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है यहाँ पे नोट में लिखा गया है। देखिए क्या लिखे हैं कि जब
किसी प्रदीप्त वस्तु से, यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है ना, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु पर, यानी कि यहाँ पे दीवार जो था वो क्या था, अप्रदीप्त वस्तु था, उसे टकरा करके हमारी आंखों तक पहुँचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लॉजिक हो गया कि किसी वस्तु को हम देखते कैसे हैं। तो जब तक कोई भी प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकरा करके वापस हमारी आंखों तक नहीं आता ना, तो हम लोग उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश का परिकिरणन के बारे में। ठीक है, तो ये प्रकाश का परिकिरणन आखिर होता क्या है? तो प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए वायुमंडल में क्या है, बहुत सारा जो है धूलकण है, धुआं धूलकण है ना, गर्दा उर्दा बहुत सारा है ना, गर्दा है यानी धूल है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश जो है इस पर पड़ती है, ठीक है, तो ये प्रकाश की मात्रा को ये धूलकण जो है अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में सोख लेते हैं। ठीक है, और सोखने के बाद जो है ना कुछ मात्रा को फिर से ये उत्सर्जित कर देते हैं, यानी प्रकाश को जो है ना उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये प्रकाश को एक बार सोख लिए और उसके बाद फिर इसको फैला दिए। इसी फैलाने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो ये देखते हैं प्रकाश का परिकिरण क्या बोलेंगे कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म कण में क्या क्या हो जाएगा, तो वायु के अणुओं तथा धूलकणों पर पड़ता है ना, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने में सोख लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं और फिर चारों ओर विकृत कर देते हैं, यानी कि चारों ओर फिर से फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश किरण। क्या देखते हैं? प्रकाश किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, एक सीधा रेखा में जब चलते हैं ना प्रकाश ऐसे करके, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण बोलते हैं। एक किरण चलेगी तो क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण। लेकिन जब बहुत सारा किरण जो है एक गुच्छा में चलेगा ना, एक समूह में चलेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोलेंगे कि प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। लेकिन ये प्रकाश की किरण जब समूह में चलते हैं, ऐसे करके समूह में चलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किरण पुंज जो होता है वो कितना प्रकार के होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है अभी हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, आगे जो है इसी से मतलब कि जब तक हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे ना, तो आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखते हुए चलिए, तो देखते हैं। देखिए प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार से होगा। ठीक है, पहला होगा अपसारी, दूसरा होगा अभिसारी और तीसरा होगा समानांतर। ठीक है, अपसारी में क्या होगा कि कोई भी प्रकाश बिंदु से जब प्रकाश निकलती है ना, वो फैलते चल जाती है। ठीक है, जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके और वो फैलते चले जाती है, तो इस ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है अभिसारी में क्या होता है कि फैलता हुआ प्रकाश की किरण जो है ना, वो किसी एक बिंदु पर जब पड़ने लगता है तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से आगे देखते हैं। देखिए समानांतर किरण पुंज क्या है? समानांतर किरण पुंज क्या होगा? तो पैरेलल चलेगा, है ना, यानी एक किरण इधर से जा रहा है तो दूसरा किरण इसी के पैरेलल में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो है प्रकाश के संबंध में वस्तुओं को क्या क्या कहते हैं। प्रकाश के संबंध में वस्तु को क्या क्या कहते हैं? जैसे किसी वस्तु को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? पारदर्शी वस्तु, है ना, किसी को बोलेंगे पारभासी वस्तु और किसी को बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। सबसे पहले देखते हैं कि पारदर्शी वस्तु आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश जिससे होकर जो है ना आसानी से आर पार हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच को देखते हैं, देखिए टॉर्च में जो है ना, टॉर्च में जो है ना आगे जो है कांच लगा हुआ होता है ना, और जब इस पर यहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है, तो बल्ब जब यहाँ से लाइट पड़ता है ना, तो इससे प्रकाश जो है ना वो क्या होता है कि कांच से होकर के बाहर निकल जाता है ना। तो कांच हो गया, चाहे पानी हो गया, चाहे हवा हो गया, तो इस सबसे क्या है कि प्रकाश जो है ना उसको पार कर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तु है। उसके बाद देखते हैं पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? देखिए इसमें भी प्रकाश पार होगा, लेकिन थोड़ा सा मात्रा में प्रकाश पार होगा। जैसे कि यहाँ पे देखे थे शीशा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शीशा है ना, ये शीशा है, अगर ये पूरा चिकना है, साफ है, तो इससे प्रकाश आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग घिस देंगे, ठीक है, सरस पत्ता से रगड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये घिस जाएगा पूरा। ऐसा प्रकाश तो पास होगा, लेकिन पूरी प्रकाश पास नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा पारभासी वस्तु है, यानी कि आधा प्रकाश पार हो रहा है और आधा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं कि कागज़ जो है, कागज़, तो कागज़ जब तक
देखिए कागज़ में जब तेल लग जाता है ना, तो तेल लग जाता है थोड़ा सा प्रकाश पार होने लगता है, तो तेल लगा हुआ कागज़ भी जो होता है वो पारभासी वस्तु होता है। उस तरह से क्या हो जाएगा, बैलून हो जाएगा, है ना, बैलून, रबड़ का बैलून। और फिर कुहासा, कुहासा में भी क्या होता है, प्रकाश जो है वो थोड़ा थोड़ा पास होता है। तो पारभासी वस्तु समझ में आ गया, पारदर्शी वस्तु समझ में आ गया। अब देखते हैं अपारदर्शी वस्तु, जिससे प्रकाश एकदम में नहीं पास होता है, जैसे कि दीवार हो गया, ठीक है। तो दीवार में प्रकाश जो है पास आसानी से नहीं होता है। देखिए, तो बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं ना, पारदर्शी यानी कि अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा, पत्थर, है ना, अलकतरा, पेंट इत्यादि, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। अभी तक देखिए, अभी तक जितना भी हम लोग चीज़ पढ़े ना, वो सिर्फ इस चैप्टर का ट्रेलर ही था, ठीक है। अब जो है मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अभी तक जो है आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन अब जो है मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन आखिर कहते हैं किसको। देखिए क्या बोलेंगे कि कोई भी अगर चिकना सतह रहेगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे जो है क्या है, पूरा चिकना सतह है, चिकना मतलब पूरा साफ रहेगा, है ना। और जब इससे प्रकाश जो है ना, मान के लिए ये प्रकाश किरण पूरी इधर से आ रही है, और प्रकाश जो है इधर से आ करके इसे टकराई, और टकरा करके फिर काची हो गई, इसी माध्यम में लौट आई जिस माध्यम से वह आई थी। यानी कि यहाँ से चली थी, इसे टकरा करके फिर इधर ही आ गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है प्रकाश का परिवर्तन का डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए आप सिंपल सा एग्जांपल देखे होंगे, एक ऐना लेते हैं हम लोग। देखिए एक ऐना जो है, एक ऐना यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है, एक ऐना लगा दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है जब इसमें टॉर्च मारते हैं ना, तो टॉर्च का जो लाइट होता है, देखिए यहाँ पे जब हम लोग टॉर्च इसमें मारते हैं, तो टॉर्च का लाइट जो है ना, इससे पड़ता है ना, तो फिर से टकरा करके जो है ना इसी दिशा में काचू जाती है, लौट के आ जाती है, ठीक है। तो ऐना से टकरा करके लौट के आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन में कौन कौन सा टर्म होता है। देखिए यहाँ पे जो है ऐसा जो अगर हम लोग बना देंगे तो इसको हम लोग मिरर बोलेंगे, ठीक है। देखिए अगर ऐसा लाइन खींच दिए हैं और ऐसा यहाँ पे कर दिए हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। इसका मतलब है, देखिए अभी हम जो ऐसे लाइन खींच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसका मतलब है ना ये शीशा था, ऊपर से इसको पेंट कर दिए हैं, है ना, पेंट करने किसी भी कलर से पेंट कर दिए हैं, यानी इसको कलाई कर दिए हैं। और जब इस शीशा को ऊपर से कलाई कर दिया जाता है ना, तो वो मेरा क्या बन जाता है, आईना बन जाता है, मिरर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है उस तरह से क्या है, मिरर है, आईना है, दर्पण है। देखिए ये समतल दर्पण है, ठीक है। इसी में समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन में कौन कौन सा टर्म होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपतित किरण। देखिए यहाँ से किरण जो है वह जा रही है, और यहाँ पे जो सतह था, दर्पण का जो सतह था, सरफेस था, उस पर जाके टकरा जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि किसी सतह पर पड़ने वाली, देखिए इस सतह है ना, यहाँ सतह है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, ठीक है, कि सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जिस सतह पर पड़ती है और जिस बिंदु पर पड़ती है, देखिए यहाँ से आ रहा है तो इस बिंदु पर यहाँ पे पड़ रहा है, तो जिस बिंदु पर पड़ता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण को बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये रे है ना, किरण है ना, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पर पड़ेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए जब ये आपतित किरण जो है यहाँ पे आकर टकराई, तो टकरा करके काची होगी, इधर से आ रही थी और इधर ही फिर लौट गई, इसी माध्यम में लौट गई। तो जिस माध्यम से टकरा आई थी उसी माध्यम से टकरा करके लौट जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो जहाँ से टकरा करके लौटी है ना, तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए अब जो है आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराई थी उस पर एक हम लोग क्या किए हैं, ऐसे लाइन खींच दिए हैं जो यहाँ पे दर्पण पर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक प्रकार का जब समतल सतह पर एक सीधा रेखा खींचते हैं ऐसे करके, और वहाँ पर 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये लंब है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम लोग क्या बोलेंगे, लंब को, यही लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लंब या फिर अभिलंब क्या हो गया, तो अभिलंब बोलेंगे कि समतल सतह से किसी बिंदु पर
खींचे हुए लंब को, देखिए कि समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर से आ रहा था कौन? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखिए तो एक एंगल बन गया है। ठीक है, तो आई से इंसिडेंट रे, इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे? इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट होता है तो इसलिए यहाँ पे आई से दर्शाते हैं। तो ये हो गया मेरा एंगल आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में, अभिलंब के बीच में फिर से एक एंगल बन गया है। तो ये देखिए ये किस लिए बना था? तो रिफ्लेक्टेड रे के कारण बना था। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ टाइम अभी हम लोग देखें कि आपतित किरण क्या है। तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? देखिए आपतन बिंदु है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के टकराती है उसे ही क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण क्या है? तो परावर्तित किरण क्या है? तो क्या बोलेंगे कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी यानी आपतित किरण आ रही थी और उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अभिलंब क्या है? तो देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी कि समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तन क्या है? तो परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन कोण क्या बोलेंगे? देखिए ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, तो परावर्तन कोण क्या बोलेंगे? कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ठीक है, बने कोण को ही क्या कहते हैं? बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपतन कोण क्या है। तो देखिए आपतन कोण क्या हो जाएगा? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को ही क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आ गया। चलिए देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए क्या है? प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अभी हम लोग समझे थे ना, क्या था कि देखिए एक ठो दर्पण था और इसको हम लोग कलाई कर दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जब किरण जब आती है ऐसे करके और जब इससे टकराती है तो टकराने वाला किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर आके टकराई है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, अच्छा आपतन बिंदु कहते हैं। अब जहाँ से टकरा करके जो है आपतन बिंदु से टकरा करके और फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं, है ना? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब। अभिलंब। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। ठीक है, पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, पहला नियम क्या बोलता है? कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है ना एक ही तल में स्थित होता है, एक के जगह पर रहता है। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी ये लाइन भी और ये लाइन तीनों जो होता है एक ही पॉइंट पर होता है। यही हमारा पहला नियम खुलता है। दूसरा नियम क्या बोलता है? कि मान के चलिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि जब आ रहा था तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो जब ये लौटेगा ना तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना करके वह वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी कि एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई जितना है ना उतना ही क्या होगा? एंगल आर होगा। तो दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण मेरा, एंगल आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, और एंगल आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं।
यानी कि बोल सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होगा ना दोनों बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एंगल I बराबर एंगल R होगा। यह समझ में आया? देखिए, अगर समझ में आया तो यही बात जो है यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या बोलते हैं कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे देखिएगा तो क्या था, एक दर्पण था और यहाँ ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये किरण जो आ रही थी ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना करके आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना करके आ रही थी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये 90 डिग्री पर जो है कोई प्रकाश की किरण आएगी, तो जब 90 डिग्री पर आएगी ना तो 90 डिग्री पर ही क्या हो जाएगी, लौट के चल जाएगी, ठीक है। यानी 90 डिग्री पर आएगी तो टकरा करके यही लेना पर काचूगी, वो वापस लौट के चल जाएगी। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है नोट में कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखिए क्या हुआ, यहाँ से निकल के जा रही थी और फिर उसी माध्यम में वापस लौट करके आ गई, ठीक है, बिना कोई एंगल बनाए। यानी कि जिस एंगल से आ रही थी उसी एंगल से काचू गई, वापस लौट के चल गई, ठीक है। तो ये था प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है। अब हम लोग को देखना है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो है अपने तरीके से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए आप प्रतिबिंब को जो है रोज़ देखते होंगे। आप जो है जब आप जो है आईना के सामने जो खड़ा हो जाते हैं, देखिए ये मान के चलिए एक आईना है, ठीक है, ये आईना है और यहाँ देखिए एक छोटुआ है और यहाँ पे जो छोटुआ जो है क्या कर रहा है, वो आईना में देख रहा है। तो छोटुआ का जो है ना एक और आदमी इसी का शक्ल का जो है ना आईना में और दिखाई देने लगता है, ठीक है। एक और जो है आदमी दिखाई देने लगता है इसी के शक्ल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए तो प्रतिबिंब जो है बना कहाँ पे, तो आईना में बना, यानी कि मिरर में बना, यानी कि दर्पण में बना, ठीक है। तो ये जो हम लोग रोज़ घर में जो आईना का यूज करते हैं ना, तो वो हमारा समतल दर्पण होता है। दर्पण भी जो होता है वो कई प्रकार के होता है। आगे हम लोग दर्पण के बारे में देखने वाले। देखिए हम यहाँ 2 फिगर बनाए हैं और ये दोनों फिगर से जो है प्रतिबिंब का डिफिनेशन जो है ना वो बढ़िया से समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए तो हम लोग जो बनाए थे अभी समतल दर्पण का फिगर बनाए थे, तो कुछ ऐसा करके बनाए थे, यानी कि एक शीशा था और ये कैसा था शीशा, तो समतल था यानी कि प्लेन था और इसके पीछे से जो है ना वो काची कर दिए थे, कलर कर दिए थे, ठीक है। और इसमें जो है चांदी का परत भी चढ़ाया जाता है। आगे हम लोग जब समतल दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे समतल दर्पण को बनाया जाता है। तो देखिए इसकी सतह जो थी वो समतल थी, इसलिए इसको समतल दर्पण बोलते हैं। लेकिन इसका देखिए यहाँ पे एक मिरर है, इसका सतह जो है थोड़ा सा कैसा है, गोल टाइप में है ना। तो ये जो है एक गोलीय दर्पण का भाग है, ठीक है। दर्पण जो होता है वो गोल भी होता है, ये दर्पण जो है वो कैसा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। तो आगे हम लोग जो है अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रतिबिंब समझने के लिए जानना यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, तो मिरर है, ठीक है। अरे कैसा मिरर है, तो ये अवतल दर्पण है। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, एक प्रकार का दर्पण ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को कहीं ना कहीं जा करके टकराना होता है, तभी प्रतिबिंब जो है वो बनता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था, जब हम लोग प्रकीर्णन पढ़ रहे थे, तो प्रकाश जो रहती है ना, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो कोई वस्तु जो है ना उसको प्रकाश को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने में सोख लेता है, और कुछ मात्रा को वो कैसे करता है, फिर उसको फैला देता है। तो जब देखिए ये तीर का निशान दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये हमारा कोई वस्तु है और प्रकाश जो है हमेशा इसमें से क्या होते रहती है, चारों दिशा में निकलते रहती है, ठीक है। ऐसे करके चारों दिशा में निकलते रहती है। तो देखिए मान के चलिए ये हमारा वस्तु हो गया और एक प्रकाश की किरण जो है इससे निकली और यहाँ पे टकरा करके इस मिरर में टकरा करके वापस जो है इधर लौट करके आ गई। यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन हो गया। अच्छा एक किरण यहाँ से टकरा करके लौट के आई, तो दूसरा किरण जो है यहाँ से टकरा करके इधर लौट करके आ गई। तो लगता नहीं है कि ये दोनों लाइन जो है कहीं पर जा करके मिलेगा, ठीक है, पीछे कहीं पर जा करके मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन इस लाइन को जो है आगे बढ़ा दिया जाना तो प्रकाश की किरण जो है लगता है कहीं पे आगे जा करके मिल जाएगा, और जहाँ पे मिलता है ना तो वहाँ पे जो है इसका प्रतिबिंब बन जाता है।
यानी कि जो छोटुआ जो है जिसको जो दिखा रहा था अभी दर्पण में जो दिख रहा था तो वही उसका परछाई था। तो देखिए यहाँ पर तीर का निशान जो दिए हैं ना, ये एक वस्तु है जिसका परछाई यहाँ पे बन रहा है। लेकिन परछाई जो है यहाँ पे देखिए कहीं कहीं परछाई जो है वो बड़ा बनता है, तो कहीं कहीं प्रतिबिंब जो है ना वो बड़ा बनता है और कहीं कहीं छोटा बनता है। देखिए यहाँ तीर का निशान जो है छोटा है लेकिन इसका प्रतिबिंब देखिएगा तो यहाँ पे बड़ा बना है। ठीक है, तो जब भी प्रतिबिंब बनता है ना, अगर वो दर्पण के पीछे बनेगा तो वो प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब अभी देखने वाले हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पे एक तीर का निशान था, यानी कि यहाँ पर भी एक क्या है, तो यहाँ पर भी एक ठो वस्तु है। ठीक है, और इससे प्रकाश की किरण इससे निकली, ऐसे टकरा करके आगे जो है इधर घूम गई। ठीक है, दूसरा प्रकाश की किरण यहाँ से निकली, ऐसे टकरा करके फिर इसी माध्यम में लौट गई। लेकिन देखिएगा तो ये लाइन जो है प्रकाश की किरण यहाँ पे और ये भी प्रकाश की किरण यहाँ पे दोनों आकर के मिल गई। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो है ना यहाँ पे बना है और इसको जो हम लोग डॉटेड लाइन से नहीं दर्शाए हैं। ठीक है, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दर्शाए हैं क्या, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से नहीं दर्शाए हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लोग प्लेन लाइन से दर्शाए हैं, यानी कि ये हमारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है तो वह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब ना होकर के आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब दर्पण के आगे बनता है प्रतिबिंब तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपको जो है प्रतिबिंब का डिफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब का डिफिनेशन जो है वो बोलता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, समझ में यहाँ पे आ जाएगा आसानी से। देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन बोलता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। ठीक है, देखिए ये बिंदु था, ये यहाँ पे प्रकाश था तो यहाँ पे वस्तु था, तो वस्तु से प्रकाश निकल रही थी, तो इस बिंदु से जो है प्रकाश की किरण आ रही थी। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण था, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए यहाँ पे वास्तव में मिल गया है ना, और यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो लगेगा काची कि आगे जाकर के ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यानी कि जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है, अभी हम बताएं क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो जाएगा काची, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब ये हो गया हमारा, यानी कि वास्तव में जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिलती है और मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। नोट में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। देखिए यह वस्तु था यहाँ सीधा, इसका प्रतिबिंब जो है तीर का निशान यहाँ ऊपर की है और यहाँ तीर का निशान नीचे की है और है। हम लोग बोल सकते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बना है, जबकि आभासी प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब जो रहता है वो वस्तु के आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये सीधा बनता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ डॉट लाइन से दर्शाते हैं और यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग डॉट लाइन से नहीं दर्शाते। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन भी देख लीजिए। क्या बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया सकता है ना, और बोल सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। देखिए यहाँ पे कैसे बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए। अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग देखे थे ये दर्पण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग जो देखे थे ये अवतल दर्पण से हम लोग इसको प्रकाश का डिफिनेशन को समझें। ठीक है, प्रतिबिंब का डिफिनेशन को समझें, है ना। अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है। आखिर समतल दर्पण को बनाया कैसे जाता है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए
समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट पर रजत यानी कि चांदी की एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है और यहाँ पे क्या है, रजित करने के बाद यानी उस पर जो है चांदी की परत चढ़ा देने के बाद उसे चांदी की पतली सी परत चढ़ा देने के बाद लाल या किसी गहरे रंग के कलर से पेंट कर दिया जाता है और हमारा बन गया समतल दर्पण। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और इस पर जो है ना चांदी की परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है, चांदी की परत को चढ़ा देते हैं और चांदी की परत को जब चढ़ा देंगे ना, देखिए जो थोड़ा सा भुरभुरा सा हो जाता है। ठीक है, तो ये चांदी की परत उजड़े ना ही, है ना, यहाँ से उचड़ ना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर में क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। कोई भी पेंट से कर सकते हैं, रेड कलर से, ब्लैक कलर से, कोई भी कलर से हम लोग पेंट कर देते हैं। ऐसे जब पेंट कर देते हैं तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया क्या, समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांच लेते हैं और यहाँ से जब ऐसे ऐसे डॉट लाइन दे देंगे ना यहाँ पे, तो यानी कि पता चल रहा है कि ये जो लाइन दे रहे हैं ये पता चल रहा है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर चांदी का परत भी चढ़ा रहे हैं और इस पर जो है हम लोग पेंट भी कर रहे हैं। तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर हम लोग कलाई कर दी हैं, ये बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। और जहाँ से टकरा करके लौटेगा तो ये पोर्शन जो है आगे वाला, ये हमारा परावर्तक सतह कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। अच्छा, आप देखिएगा घर में रोज तो जितना बड़ा आप रहते हैं ना, उतना ही बड़ा जो है आपका इमेज भी यानी प्रतिबिंब भी, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी आपको आईना में दिखाई देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये हमारा समतल दर्पण है, ये वस्तु है। यहाँ से क्या हुआ कि किरण जो है निकली और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई, लेकिन इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, लगता है कि आगे जाकर के कहीं पर टकरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वस्तु है इसी का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है और जितना बड़ा वस्तु है ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ना वो वस्तु के कैसे बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है। अच्छा, यहाँ पे डॉट लाइन से दर्शाए हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसको पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा जो है ना, प्रतिबिंब जो है देखिए यहाँ प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे सीधा बनता है। ठीक है, लेकिन पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब है जब हम लोग बायां हाथ उठाएंगे तो आईना में दिखेगा कि हम लोग दायां हाथ उठा रहे हैं, और जब दायां हाथ उठाएंगे तो आईना में लगेगा कि हम लोग बायां हाथ उठा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है। देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना, देखिए दर्पण है, दर्पण के प्रतिबिंब के पीछे बना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है लेकिन पार्श्विक उल्टा बनता है। कहने का मतलब है, पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब है कि बाएं हाथ उठाएंगे ना तो दायां हाथ लगेगा उठ रहा है, और दायां हाथ उठाएंगे लगेगा बायां हाथ उठ रहा है। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब आभासी होता है। देखिए डॉटेड लाइन से दर्शाएं, यानी कि प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि हम इसको पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। ठीक है, और छठा नंबर में इसकी विशेषता है कि प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर हम खड़ा होंगे। देखिए अगर हम लोग 5 मिनट की दूरी पर खड़ा होंगे, 5 मीटर की दूरी पर, जैसे कि यहाँ पे दर्पण है और दर्पण से हम लोग जो है ना 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो भी बनेगा ना, यहाँ देखिए ये आदमी है, ये 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा वो भी कितना होगा, 5 मीटर का होगा। तो ये था समतल दर्पण की विशेषता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, प्रतिबिंब और समतल दर्पण भी समझ में आया होगा। अब जो है मेनली हम लोग को देखना है इस चैप्टर में गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण के बारे में, जो कि एक गोलीय दर्पण का भाग है। ठीक है, देखिए ये हम लोग जो है गोलीय दर्पण बना दिए हैं। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है गोल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक गोल सा फिगर बना हुआ है और ये बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक गोलीय दर्पण का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये गोलीय दर्पण का फिगर बना हुआ है ना, अब हम लोग देखिए एक तरह का ये क्या है, एक सर्कल ही है। ठीक है, और सर्कल में क्या क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर्कल में एक तो केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका त्रिज्या होता है। ठीक है, अब इतना तो पता होगा कि सर्कल जो होता है, सर्कल में क्या होता है, केंद्र होता है और केंद्र में क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, देखिए तो इधर भी तो त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा, है ना। तो देखिए जो त्रिज्या जो है गोलीय दर्पण में होता है ना, उस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या इसलिए बोलते हैं क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो
सतह है ना वो वक्र है। वक्र मतलब क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ सतह है, इसलिए कैसा किसका त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से जो है ना डिनोट करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को कैसे करते हैं, कैपिटल आर से जो है डिनोट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोलेंगे, वक्रता यानी बोलेंगे गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है, गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सेंटर होता है ना, सेंटर यानी कि इस गोल बना है तो उसका कहीं पे कहीं सेंटर होगा, और सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र को जो है ना इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सी से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सी से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए वक्रता त्रिज्या है उसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये दर्पण जो है यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे इसको अगर इसको अलग कर दिया जाए, देखिए इसको अलग कर दिए हैं और क्या कर दिए हैं, इसको एक तरफ से अंदर से पेंट कर दिए हैं और इसको जो है बाहर से पेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको जो है 2 गो दर्पण मिल जाएगा। देखिए जब इसको अंदर से पेंट किए हैं ना, इसका परिवर्तक सतह जो होगा, इसका परिवर्तक सतह जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे तो हम लोग का शकल जो है यहाँ इसमें दिखेगा। ठीक है, आप देखेंगे चम्मच जो रहता है, चम्मच जो ऐसे करके रहता है ना, तो यहाँ पे आप इसको उठा करके आप इसमें शकल देखिएगा तो आपको जो है यहाँ पे शकल जो है दिखाई देगा, है ना, इस वाले भाग पर शकल जो है दिखाई देगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये मेरा परिवर्तक सतह है। ठीक है, और इसमें देखिएगा कलाई बाहर से किए हुए हैं, इसमें से परिवर्तक सतह किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे जो हमको गोलीय दर्पण से 2 गो दर्पण मिल गया। एक तो दर्पण जिसमें कलाई जो है बाहर की ओर किए हुए हैं और परिवर्तक सतह अंदर की ओर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसमें देखिएगा तो परिवर्तक सतह बाहर की ओर है, अंदर से कलाई कर दिए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा हो गया, है ना। तो ये हमारा वक्रता केंद्र का लगा, इसको सी से डिनोट करेंगे। और ये जो होगा ये हमारा वक्रता त्रिज्या होगा, यानी गोलीय दर्पण में जो त्रिज्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये दर्पण है, दर्पण का देखिए इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, इसका बीच का पॉइंट यही ना हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मध्य बिंदु होता है ना, यानी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोल बोलते हैं। इसको फिर से दर्शाते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो एक ध्रुव यहाँ पर ही हो जाएगा और एक ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो नाम पता चल रहा है। जो सेंटर में होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा हो गया पोल, यानी कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, और इसका जो त्रिज्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे तो एक लाइन खींचा हुआ ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, देखिए ध्रुव यहाँ पे है ना, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, देखिए गोलीय दर्पण का ये ध्रुव हो गया और एक हो गया वक्रता केंद्र हो गया, इसको मिलाने वाली जो रेखा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। और जो किरण जो जाती है इसी के समांतर में, यानी प्रधान अक्ष के समांतर में जो है इसे टकराएगी। ठीक है, तो इतना दूर समझ में आ गया। तो यही सब जो चीज़ है जो हम यहाँ पे समझाए हैं उसी को यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो देखिएगा यहाँ पे ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, देखिए गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसको सी से दर्शाते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र का, है ना, केंद्र को ही क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए इसको सी से दर्शाते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, देखिए त्रिज्या है ना, इस त्रिज्या को क्या बोलते हैं, इस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं प्रधान या फिर मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रधान या फिर मुख्य अक्ष क्या है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखाओं को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव से
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकस किसे कहते हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग फोकस के बारे में। देखिए हम लोग अवतल दर्पण का सबसे पहले फोकस देखते हैं। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे तो ये हमारा पोल कहलाता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यहीं से बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक आपको समझा दिए थे। ठीक है, अब देखिए कि फोकस आखिर कहते किसको हैं। तो फोकस जो है हम लोग किसको बोलेंगे, तो बोल सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस जो होती है ना, किसी अवतल दर्पण का जो फोकस होता है उसके मुख्य अक्ष, देखिए ये मुख्य अक्ष है हमारा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाया हुआ लाइन इसको ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है, देखिए ये मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फोकस कहते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण का ये क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। देखिए क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर जो है टकराती है या फिर जिस बिंदु पर जो है ना, जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, और फोकस जो है ना, फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप जो है डिस्टेंस अगर 4 मानिएगा ना तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर जो होता है ना, रेडियस जो हो गया यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि फोकस जो हो गया ना वो रेडियस का क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, यानी एफ बराबर हो गया r/2। अब यहाँ पे एक फार्मूला भी बन गया है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा कि एफ बराबर क्या हो गया मेरा r/2, और यहाँ से r बराबर में निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा। ठीक है, ये था अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम एक उत्तल दर्पण का फिगर बनाए हैं जिसमें परावर्तक सतह जो है वो बाहर की ओर है। तो देखिए यहाँ पे कोई वस्तु मान के चलिए इधर रखा हुआ होगा, कोई वस्तु रखा होगा और इससे जो प्रकाश की किरण निकल करके आई, ऐसे टकरा करके जो है इस माध्यम में लौट गई, है ना। तो वास्तव में लगता नहीं है कि कहीं पे प्रधान अक्ष पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको जो है जब आगे बढ़ा देंगे ना, ऐसे करके जब हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो लगता का चीज़ है कि यहाँ पे प्रधान अक्ष पर जो है कहीं पे जाकर के टकरा जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। किसका फोकस, तो उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस। तो जो चीज़ अभी हम बताए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि पोल से लेके, है ना, बोल सकते हैं कि फोकस जो होता है ना, वो क्या बोल सकते हैं कि ध्रुव, है ना, ध्रुव से एफ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं कि क्या है कि नहीं है। जो चीज़ हम लोग समझे हैं उसी को देखते हैं। देखिए फोकस जो होगा क्या होगा, किसी अवतल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष पर जहाँ मिलती है ना उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। और यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण के परिवर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत न होती है। देखिए यहाँ पे काचूरा डॉटेड लाइन से दर्शाया गया, यानी आती हुई प्रतीत होती है। अब देखते हैं हम लोग फोकस दूरी को देखते हैं। ठीक है, देखिए ये फोकस दूरी है। फोकस जो होता है ना, फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, देखिए ये फोकस हो गया और दर्पण का ध्रुव हो गया, तो इसके बीच का जो दूरी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी पी से एफ का दूरी जो है, ये देखिए यहाँ पे पी से एफ का जो दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग देखें ना, क्या देखें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो क्या संबंध है अभी हम लोग देखें ना, क्या होता है कि एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, r/2 होता है। यानी फोकस जो होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है। और यही जो है क्या है, संबंध है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए
इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करके बताए हैं। लेकिन अब यहाँ पे सीधा सीधी समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो आप सिर्फ यहीं पे ध्यान में रखिए यहाँ पे कि f बराबर जो होता है वो r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। ठीक है, अब बोलिएगा तो इसको भी बढ़िया से बता दिया जाएगा, लेकिन आप खाली यहाँ इतना समझ लीजिए कि f बराबर जो होता है r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। तो अभी तक हम लोग जो है इतना समझे हैं। देखिए कि एक हमारा जब यहाँ पे दर्पण होता है ना, दर्पण होता है, देखिए दर्पण होता है तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया और ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हो गया क्या चीज़, f हो गया। ठीक है, यानी f मतलब फोकस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस। और इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ठीक है ना। फोकस को f से दर्शाएंगे, वक्रता केंद्र को c से दर्शाएंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको r से दर्शाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ तक का 2, यानी r जो होता है उसको f जो है वो 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी r जो होता है ना, f को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि f बराबर हो जाएगा क्या चीज़, r/2। और यही मेरा संबंध है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब खाली थोड़ा सा लास्ट टॉपिक मेरा बचा हुआ है गोलीय दर्पण के लिए, किरण आरेख की बनावट। ठीक है, और इससे जो है क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट आखिर होती कैसे है। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है ना तो कुछ पॉइंट हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, हम लोग दर्पण अभी 2 को पढ़े हैं, एक ठो उत्तल दर्पण और एक ठो अवतल दर्पण। तो दोनों के लिए जो होगा वो अलग अलग किरण की बनावट होगी। देखिए, यदि दर्पण अवतल हो तो उसके फोकस से होकर आती है ना। देखिए क्या होगा कि अगर ये अवतल दर्पण है ना तो जब किरण जो है आती है तो दर्पण से परिवर्तन के पश्चात जो है ना वो f से वापस लौट के आएगी। ठीक है, पूरा लौट के आएगी ही आएगी। लेकिन जब उत्तल दर्पण होगा तो सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है। इसको हम लोग देखें। ठीक है, सिर्फ देखिए डॉटेड लाइन से यहाँ दर्शाएं, यानी आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि अगर वह फोकस से आ रही है ना, देखिए कोई भी किरण जो है अगर वह फोकस से होकर के आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो है ना टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर ही काची हो जाएगी, ऐसे करके लौट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा तो देखिए इधर से आई थी है ना, और इधर से टकरा करके देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो है टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर जो है लौट जाती है। ठीक है, उसके बाद है देखिए अगर ये वक्रता केंद्र से आएगी, देखिए यहाँ पे देखिएगा ना तो ये वक्रता केंद्र से आएगी ना तो इसी दिशा में यानी इसी लाइन पे है ना एक के ऊपर चढ़ के जो है लौट जाएगी। जैसे कि इस पर आई थी, अब यहाँ से टकरा गई ना तो वही लाइन पर जो है चढ़ के लौट जाएगी। ठीक है, यानी कि संपाती रेखा भी बोल सकते हैं कि संपाती रेखा में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है उत्तल दर्पण में होता है। अब देख लेते हैं, देखिए ये यहाँ पे जो सबसे मेन है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, और यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए कैसे क्या है इसमें देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले है अवतल दर्पण में वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे क्या बनता है उसके बारे में देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है वस्तु का प्रतिबिंब जब ये यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रहेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो बनता कैसे कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो प्रतिबिंब जो है ना कैसे बनेगा, तो जब ये यहाँ पे होगा वस्तु जो है, देखिए जब वस्तु जो है यहाँ पे होगा तो देखिए एक बार जो है इसका किरण जो है टकराएगा और टकरा करके जो है ना वो F से लौट करके आ जाएगा। अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, कैसे वापस लौट करके आ जाएगा, F से लौट करके आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो टकराएगा है ना वो क्या होगा, तो C से जो है लौट करके आ जाएगा। किसे लौट करके आ जाएगा, C से जो है लौट करके आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट के आ जाएगा। तो देखिएगा तो आगे कहीं पे नहीं लगेगा कि ये मिलेगा, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे लगेगा काची यहाँ पे आकर के मिल रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे बनता है। अच्छा, जब इसको हम लोग दर्पण के पीछे बना रहे हैं तो प्रतिबिंब जो होगा ना वो आभासी होगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यही फिगर को जो है यहाँ पे बनाया गया है। देखिए ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बना है। ठीक है, तो हमेशा जो है जब फिगर बनाने के लिए आ जाएगा ना तो एक काम करिएगा कि 2 गो जो है किरण जो है खींचिएगा।
एक किरण को टकरा करके सी से, एक ठो किरण को टकरा करके एफ से वापस आने दीजिएगा और दूसरा को जो है सी से वापस आने दीजिएगा। देखिएगा आपका फिगर जो है वो बन जाएगा अपने आप, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ से टकरा करके सी से वापस आया है और दूसरा टकरा करके जो है वो एफ से वापस आया है। तो देखिएगा यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जा करके लगता है यहाँ जा करके मिल जाएगा। तो बताइए इसका प्रकृति जो होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा कि सीधा होगा। तो दर्पण के पीछे बना है डॉट भी दिखाया हुआ है, तो यानी कि आभासी प्रतिबिंब है। वस्तु से बड़ा एक छोटा है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, ठीक है। वस्तु से कैसा बड़ा प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब को, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं कि जब वस्तु जो है, देखिए यहाँ ए बी जो है वस्तु है, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रहती है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे की ओर बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे, है ना। अब देखिए वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो आप F पर रखेंगे। पीछे धीरे धीरे पीछे घसकते चल जाना है। देखिए जैसे अभी हम लोग F और P के बीच में रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखे हैं। अब हम लोग F पर रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में रखेंगे, मतलब यहाँ पे रखेंगे वस्तु को, ठीक है। उसके बाद फिर C पर रखेंगे, इस तरह करके जो है करते हुए चल जाएंगे। तो अब ये वस्तु कहाँ रखाएगा, तो F पर रखाएगा। देखिए जब वस्तु F पर होता है ना, तो इसका प्रतिबिंब अभी हम लोग बोलने का चाहिए, एक को टकरा करके F से वापस आने देना है और दूसरा को टकरा करके जो है वो C से वही वापस आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और देखिए जब ये लगता है कहीं पे जाकर के टकराएगा ना, लगता है कि कहीं पे जाकर के टकराएगा, और जब टकराएगा ना नीचे में कहीं पे, तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। तो ये प्रतिबिंब जो होता है ना, देखिए यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना था सीधा प्रतिबिंब बना था, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इधर कहीं नीचे टकराएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के आगे बना है तो ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया आप देखिएगा, पढ़ के वीडियो को पॉज करिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, F पर रखे थे। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, F और C के बीच में रखेंगे। तो देखिएगा जो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि एक किरण जो है वो कैसे वापस आने देना है, F से, और दूसरा को किससे वापस आने देना है, C से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे जाकर के टकराएगा, ठीक है। तो देखिए वस्तु जो है वो बड़ा बनेगा, दर्पण के आगे है, मतलब वस्तु जो है वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और वस्तु जो है वो उल्टा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देखिएगा और वीडियो को पॉज करके अब अपने से इस फिगर को बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, तो हम यहाँ पे बोर्ड पर जो है बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर रखे थे वस्तु को, अब यहाँ रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब वस्तु को रखा जाता है ना, तो प्रतिबिंब जो है ना क्या बनता है, देखिए एक ठो C से यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो है ना दोनों किरण जो है वो F से ही वापस आता है, ठीक है, इधर से टकरा करके आएगा। तो ये प्रतिबिंब जो है जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कब, जब हमारा वस्तु जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तब, ठीक है। और इसका अगला जो फिगर है यहाँ पर देखिए, अब इसको कहाँ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखे हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यानी कि फोकस दूरी इसके बीच में बनता है, ठीक है। यहाँ से आएगा किरण, F से वापस आएगा, दूसरा जो है C से वापस आएगा, यहाँ पे टकरा गया, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। वस्तु से जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है ना। दर्पण के आगे बनना है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया, यही 5 वर्ड से क्या होता है, आता है, ठीक है, फिगर बनाने के लिए। अगर ये फिगर वाला आपको अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको जो है ज़रूर बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। एक ऐसा लॉजिक बताएंगे जो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसको जो है बिना आँख बंद करिएगा ना तो ऐसे ही फिगर बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है बढ़िया से इसको बनाने के लिए सीख जाइएगा, ठीक है। इसको बोर्ड पर बता देंगे, अगर नहीं समझ में आया तब, अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा प्रकाश का परिवर्तन जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें से खाली कुछ बचा हुआ है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग बचा हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो अवतल दर्पण जो है हमारा वस्तु का जो है हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो हजामती में दर्पण दाढ़ी बनाने में होता है। क्यों होता है दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में इसलिए होता है क्योंकि ये वस्तु का जो है ना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है।
तो जब हम लोग इसको अवतल दर्पण में देखते हैं तो कहाँ कहाँ दाढ़ी छूट गया है या फिर कहीं पर कट उट गए हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, टॉर्च जो होता है, टॉर्च वाहनों या फिर गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है ना, वो कैसा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। देखिए हम यहाँ पे टॉर्च बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे टॉर्च बनाया है ना, तो देखिए ये जो है टॉर्च का जो है ऊपर का लगा हुआ शीशा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यही हमारा जो है वो अवतल दर्पण है, लेकिन नहीं। देखिए ये जो होता है अंदर का जो भाग होता है ना, यही हमारा जो है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और इसमें जो अंदर से जो है ना वो पेंट कर दिया जाता है। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो जब यहाँ से जो है ना, जब यहाँ से क्या होता है देखिएगा, तो जब यहाँ से जो प्रकाश निकलना शुरू होता है ना, तो इससे टकराता है। ठीक है, इसे टकराता है, इधर टकराता है, इधर टकराता है, इधर टकराता है। तो टकरा करके जो है ना, ये प्रकाश जो एक जगह पे जो है ना फोकसित करता है, ऐसे करके एक जगह पे जो है फोकसित करता है, एक जगह पे ऐसे करके जो है फोकसित करता है। ठीक है, और जिससे जो है ये लाइट जो है ना बहुत दूर तक जाता है। इसलिए गाड़ी का जो हेडलाइट हो, है ना, गाड़ी का जो हेडलाइट हो चाहे टॉर्च हो, तो उसमें जो है क्या होता है कि हम लोग को दूर तक ये लाइट जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है वह किरणों को कैसे करता है, एक जगह जा करके जमा कर देता है, ये हमारा अवतल दर्पण। इसलिए गाड़ी का हेडलाइट हो चाहे टॉर्च हो, उसमें जो है कैसा दर्पण लगा होता है, तो हमारा अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है रोगियों के नाक, कान और गले, यानी कि ये देखिए ये जो है बहुत ही संकीर्ण जगह होते हैं, पतले रास्ते होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर सब जो है इसका यूज करता है ताकि जो है लाइट को जो है एक जगह जा करके फोकसित कर सके, है ना, ऐसे करके। तो इसका भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सौर भट्टियों में इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए जैसे देखिए सौर भट्टी या फिर सोलर कुकर में भी बोल सकते हैं। देखिए सोलर कुकर हम लोग बना दिए हैं यहाँ पे, इसको क्या होता है, ये सोलर कुकर है। ठीक है, यहाँ पे शीशा लगा होता है ना, ये हमारा होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सूरज का प्रकाश जो होता है, जब यहाँ सूरज का प्रकाश आता है तो इसको जो है एक जगह जा करके जो है ना जमा कर देता है, ऐसे करके। और यहाँ पे जो खाना रखा होता है वो बहुत आसानी से बन जाता है। तो चाहे सौर भट्टियों में हो, ठीक है, या फिर रोगियों यानी कि जो नाक कने यानी ENT के जो डॉक्टर होते हैं, ENT के ईयर थ्रोट और नोज के जो डॉक्टर होते हैं, वो सब जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, और गाड़ी के हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, और हजारमती बनाने में होता है। ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है, तो आप इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना, इसमें जो है लास्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखिए, और उसमें जो है अब हम लोग उत्तल दर्पण में जो है सिर्फ एक ठो देखना है। ठीक है, एक ठो फिगर ही देखना है इसमें। देखिए यहाँ से टकरा करके इधर लौट गया। ठीक है, तो देखिएगा आगे जा करके इसको देखिएगा तो आगे जा करके लगता है काची कि मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बना है। दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है ना, तो वह कैसे बनता है, आभासी नहीं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वस्तु के थोड़ा सा छोटा बन जाता है प्रतिबिंब, और ये कैसा प्रतिबिंब होगा, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है फीचर्स जो है लिखा गया है यहाँ पे, अब इसको ध्यान से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, और इसका जो दर्पण का उपयोग होता है, देखिए ये जो है ना उत्तल दर्पण, ये क्या करता है, तो प्रकाश को जो है ना वो फैला देता है। देखिए ये प्रकाश को जो है वो फैलाने वाला है ना, देखिए ये प्रकाश को क्या कर देगा, फैला देगा ये भी। और देखिए स्कूटर, मोटर और बस के देखिए स्कूटर हो चाहे मोटर कार हो चाहे बस हो, इसका जो साइड मिरर होता है, साइड में जो मिरर होता है, देखिए ये गाड़ी है ना, गाड़ी के बगल में देखिएगा तो ऐसे करके मिरर लगा होता है, साइड मिरर होता है। तो साइड मिरर में जो इसका उपयोग होता है, क्योंकि जब इसमें जो है ना ये बड़ा प्रतिबिंब को जो है वो छोटा कर देता है। देखिए ना यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब था तो छोटा कर दिया, तो इससे जो है जैसे गाड़ी जो है पीछे से बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, तो इसको जो है इस ऐना में जो है ये जो ड्राइवर है उसको दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है स्कूटर, मोटर कार या फिर बस हो, इसका साइड मिरर में इसका यूज होता है। और जबकि गाड़ी के हेडलाइट में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का। आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है ना हम लोगों को जो है कुछ चीज़ जो है बच गया, एक ठो बच गया आवर्धन बच गया है, और फिर चिन्ह परिपाटी बच गया यानी कि साइन कन्वेंशन बच गया है। उसके बाद जो है इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए जितना भी किताब में जो है न्यूमेरिकल दिया गया है, कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। और अगला वीडियो में जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन ये वीडियो जो है ना अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो एग्जाम के समय इसको जो है बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा तो आपको लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो देख करके आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस तरह जो है इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा NCERT का, उस सारा क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।